भगवान राम और भगवान ये रावण की कुंडली आप देखें तो दोनों में कई ग्रह उच्च के थे, लेकिन इस जन का जो कर्म था रावण का वो गलत रहा। उन्होंने सीता जी का अपहरण किया तो उनका शुक्र खराब हो गया, भाई विभीषण को लताड़ा तो उनका मंगल खराब हो गया। इस तरह से जो उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जो ग्रहों के उच्च होने के बावजूद, अच्छे प्रारब्ध के बावजूद, अच्छे कुल में पैदा होने के बावजूद, बहुत बड़े पुजारी होने के बावजूद, जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, फिर भी वो भगवान राम से हारे तो सिर्फ इस जन के अपने कर्म से। तो ज्योतिष विज्ञान कुछ नहीं, एक कर्म का विज्ञान है जी। ये सारे जो ग्रह हैं ये हमारे कर्म के फल हमें देते हैं जी। तो 2 मिनट में एक कर्म सिद्धांत क्या है ये जानना भी जरूरी है। जो धर्म है हमारा हिंदू धर्म, ये अकेला धर्म है विश्व का जहाँ पर कि आत्मा के माइग्रेशन, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल की बात होती है। और हमें ये कहा जाता है कि ये जो है यूनिक है भारतीय सिस्टम का। जैसे केतु को हम लोग कहते हैं पाप ग्रह है, लेकिन केतु धर्म का ग्रह है। अब केतु क्या है? मंत्र। यदि आप मंत्र जाप करते हैं केतु है पूजा, यदि आप पूजा करते हैं केतु है ध्वज, यदि आप मंदिर में घरों में ध्वज लगाते हैं जैसा कि रामनवमी में हमारे यहाँ जी, और योगासन आप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अनुकूल ग्रह हो जाएगा, ये पाप ग्रह नहीं रहेगा। हम एक देश के रूप में यदि हम भारत को लेते हैं जी, तो भारत के ऋषभ लग्न की कुंडली है और बृहस्पति अभी गया है उनके दूसरे भाव में, धन भाव में, और बुध के इसमें है, और उसकी नवम दृष्टि जो है 10वें भाव पे पड़ रहा। तो चाहे अमेरिका जितना तारीफ लगाने की कोशिश कर ले, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत कम पड़े जी। अपना इनका देश और अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, जैसे लगभग जीडीपी का रेट अभी 6.5% चल रहा है, लगभग 7 के आसपास। अमेरिका का खुद तो 1.5% 2% के आसपास है। तो प्रभाव पड़ेगा तो दूसरे देशों से फिर हम नए मार्केट खोजेंगे, और हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना स्ट्रांग है, और बृहस्पति चूंकि शुभ स्थिति में है इसलिए इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना प्रियदर्शनी, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसको लेकर कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसे सटीक मानते हैं तो कुछ लोग इसे मनगढ़ंत मानते हैं। और आज के वक्त में आप जब भी रील्स स्क्रॉल करते हैं आपको कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर जरूर मिल जाएगा या कोई वास्तुविद मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि आप इस जगह पे ये रख दें तो ऐसा हो जाएगा, इस रत्न को धारण कर लें तो आपके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तमाम तरह की चीजें हैं, उससे जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो जनता है, जो लोग हैं, वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ज्योतिष शास्त्र है क्या? क्या ये डराने की चीज है? क्या ये मार्गदर्शन करती है, या ये बस एक कोरी काल्पनिक चीज है? तो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर प्रवीण कुमार सिंह जी हैं और हम उनसे बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, वॉच न्यूज को धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप मेरी राय लेना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने ज्ञान है भारतीय, वो सारे का सोर्स है हमारे 4 वेद जी। लेकिन वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट थी कि इसको सरल करने के लिए बाद में 6 वेदांगों की चर्चा हुई है। इसमें व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा आदि आए हैं। उसमें 6ठा जो वेदांग है वो है ज्योतिष शास्त्र। इसको कहते हैं ज्योति इस, भगवान इसकी आँखें जी। तो यदि आप वेद को एक पुरुष के रूप में कल्पना करते हैं, भगवान विष्णु का एक अवतार उनको कहते हैं कि वेद पुरुष, तो उनकी जो चक्षु है, जो आँख है, वो है ज्योतिष। तो वेद को सरल करने के लिए वेदांत आए और 6ठा वेदांत जो है वो ज्योतिष है। ज्योतिष के मुख्य रूप से 3 ब्रांच हैं। एक है सिद्धांत ज्योतिष, जिसको आप गणित ज्योतिष कह सकते हैं, जिसमें हमारे ऋषि लोगों ने ग्रहों की गति के अनुसार पंचांग बनाने की विधि, ग्रहों के अनुसार लग्न बनाने, नक्षत्र का फिक्स करने, ये सारी विधियां बताई है। तो इसमें बाद में हमारे कुछ 18 ऋषि आए हैं जिन्होंने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इसमें लगत सब प्रथम थे, फिर आर्यभट्ट आए, अंगिरा आए, उइस आए, इस तरह के टोटल 18 लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। दूसरा जो ब्रांच है ज्योतिष का वह है संहिता ज्योतिष। संहिता ज्योतिष में क्या होता है कि ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है वो एक क्षेत्र विशेष को लेते हैं। जैसे 2 नदियों के बीच कौन कौन से प्रदेश हैं, तो उस प्रदेश में कब भूकंप आएगा, कब सूखा आएगा, और इस तरह की भविष्यवाणी की जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं संहिता ज्योतिष।
कब संक्रामक बीमारियां होंगी, जैसे कोविड आया था, इसको किसी एक व्यक्ति के कुंडली से आप नहीं जान सकते हैं। तो ये संहिता ज्योतिष और इसके सबसे बड़े प्रवर्तक रहे हैं वराहमिहिर, और उनकी जो पुस्तक है बृहद संहिता, वो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में आज तक मानी जाती है। और कई लोग हुए हैं जिन्होंने संहिता ज्योतिष में अपना योगदान दिया है, लेकिन बृहद संहिता जो है वो खुद भगवान सूर्य के अवतार माने जाते रहे। उनका नाम ओरिजिनल में मिहुर था, बाद में विक्रमादित्य ने उन्हें बराह की पदवी अपने राज चिन्ह के साथ नवाजा था एक अच्छे भविष्यवाणी के लिए, तब से उनका नाम पड़ा वराहमिहिर। और जो ज्योतिष हम लोग आप देखते हैं टीवी पे, एक दूसरे के यहाँ पंडित जी के यहाँ जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होड़ा शास्त्र। इसमें जातक के यानी एक व्यक्ति विशेष की कुंडली, उसके जन्म समय, उनके जन्म तारीख और जन्म स्थान के आधार पर हम बनाते हैं और उसके आधार पर हम भविष्यवाणी देते हैं। तो ये 3 मुख्य जो हैं ज्योतिष के ब्रांचेज हैं। हम जब ये करते हैं तो एक ध्यान रखने की चीज़ ये है कि ये सारे जो ग्रह हैं ये हमारे कर्म के फल हमें देते हैं जी। तो 2 मिनट में एक कर्म सिद्धांत क्या है ये जानना भी जरूरी है। भारत में जो धर्म है हमारा हिंदू धर्म, ये अकेला धर्म है विश्व का जहाँ पर कि आत्मा के माइग्रेशन, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल की बात होती है। और हमें ये कहा जाता है कि ये जो है यूनिक है भारतीय सिस्टम का। तो हमारे जितने पूर्व के कर्म जन्म हुए हैं उसमें जो मेरे अच्छे कर्म हैं और बुरे कर्म हैं, सभी का जो सम टोटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं संचित कर्म। और उससे जो आप इस जन्म में प्राप्त करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रारब्ध। और इस जन्म में जो हम कार्य करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रियामान कर्म। तो जो प्रारब्ध लेके आप आए हैं, जो पेंडिंग कर्म है पास्ट लाइफ का, वो आप लेकर के आए हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो होमवर्क आपने पिछले जन्म में किया है, हाँ जी, जो कर्म किया है, और उसको हम अच्छा और बुरा इस जन्म के कर्म से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भगवान राम और भगवान ये रावण की कुंडली आप देखें तो दोनों में कई ग्रह उच्च के थे, लेकिन इस जन्म का जो कर्म था रावण का वो गलत रहा। उन्होंने सीता जी का अपहरण किया तो उनका शुक्र खराब हो गया, भाई विभीषण को लताड़ा तो उनका मंगल खराब हो गया। इस तरह से जो उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जो ग्रहों के उच्च होने के बावजूद, अच्छे प्रारब्ध के बावजूद, अच्छे कुल में पैदा होने के बावजूद, बहुत बड़े पुजारी होने के बावजूद, जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, फिर भी वो भगवान राम से हारे तो सिर्फ इस जन्म के अपने कर्म से। तो ज्योतिष विज्ञान कुछ नहीं, एक कर्म का विज्ञान है जी। तो ज्योतिष विज्ञान एक कर्म का विज्ञान है, यानी कि जो इंसान, या मैं कहूँ कि जो भी जीवित प्राणी है, हाँ। चाहे वो पशु हो, पक्षी उनको हो, भी प्रभाव पड़ता है। तो वो जो कर्म करता है, जो आप इस जन्म में कर रहे हैं, तो उसका फल आपको अगले जन्म तक चुकाना पड़ेगा, जन्म जन्म तक चुकाना पड़ेगा, जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो कई बार ऐसा मैंने विद्वानों से सुना कि अगर आपकी मृत्यु के वक्त आपने ये सोचा कि मेरे भाई ने या किसी और ने मेरे साथ कुछ बुरा कर दिया है, मैं इसका बदला लूंगा, तो कहते हैं कि आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम समय में आपने एक इच्छा जाहिर की है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ किसी अच्छी इच्छा के लिए भी आपका जन्म हो सकता है। तो क्या ये सच है? ये काफी हद तक सच है। यदि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ें या लाल किताब पढ़ें या भृगुनंदी नाड़ी पढ़ें, तो सभी ग्रह हमारे किसी न किसी रिलेटिव्स को दर्शाते हैं जी। और उनके साथ किन ग्रहों की युति है, कौन मित्र ग्रह हैं, कौन शत्रु ग्रह हैं, उसके अनुसार ये इक्वेशंस जो है वो चेंज होता है। तो लाल किताब में साफ कहा गया है कि यदि आपका मंगल कहीं से पीड़ित है तो भाई से मतभेद होगा, और आगे आप अपने बुरे कर्म से बचने के लिए कुछ नुकसान सह के भाई को दे दीजिए, उससे झगड़ा मोल होती है। एक्चुअली ये यानी कि समस्या है, समस्या के साथ निदान भी है। निदान भी है जी। और यदि हम ग्रहों के अनुसार चले तो कोई ग्रह हमें तंग नहीं करते। ये सारे ग्रह जो है ना किसी न किसी भगवान के अवतार के स्वरूप हैं हमारे पास, और इसलिए यदि उनके आचरण को, उनके कार्यकर्तव्य को हम अपने दैनिक जीवन शैली में शामिल करते जाएंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। जैसे केतु को हम लोग कहते हैं पाप ग्रह है, लेकिन केतु धर्म का ग्रह है। अब केतु क्या है? मंत्र। यदि आप मंत्र जाप करते हैं, केतु है पूजा। यदि आप पूजा करते हैं, केतु है ध्वज। यदि आप मंदिर में, घरों में ध्वज लगाते हैं, जैसा कि रामनवमी में हमारे यहाँ जी, और योगासन आप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अनुकूल ग्रह हो जाएगा, ये पाप ग्रह नहीं रह जाएगा।
यानी अगर आप अध्यात्म का रुख करते हैं, अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं, तो जो केतु का प्रभाव है, जो बुरा नेगेटिव प्रभाव है, वो आपको नहीं मिलेगा। उनका जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको मिलेंगी। और ऐसा सभी ग्रहों के साथ होता है जी, जितने ग्रह हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया, जो मैं समझ पा रही हूँ कि जो भी ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर का तत्व है जो एक इंसान के अंदर है। शायद इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर जो है हर किसी के अंदर है, जिसके अंदर आत्मा है उसके अंदर परमात्मा है। तो शायद चूंकि हर किसी की कुंडली में ग्रह तो होते ही हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके अंदर उस कुंडली के माध्यम से आपको बता रहा है कि आपको ये परेशानी है क्योंकि आपने ये कर्म किया है, आप इसको ऐसे सुधार सकते हैं। तो यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर अगर आपको अच्छा मिल जाए तो जिंदगी की जो ये कश्मकश है, ये जो परेशानियां हैं, वो बहुत हद तक टल सकती हैं। बहुत हद तक उनके जो गाइडेंस है आपको मदद कर सकती है उसको पाने। लेकिन एक ध्यान रखें, प्रारब्ध जो है वो आप उसको 15 से 20% से ज्यादा चेंज नहीं कर सकते क्रियामान कर्म के द्वारा, क्योंकि आपने पूर्व में जो कुछ किया है, आपको मोक्ष प्राप्ति से पहले उस कर्जों से मुक्त होना ही है। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा जो है उससे आपको मुक्ति पानी है। तो प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते। यदि ऐसा होता कि रत्न लगाने से सारे ठीक होते तो नीरव मोदी तो हीरे का व्यापारी था। हाँ, बिल्कुल। मालिया साहब को भागना नहीं पड़ता, बिछावन पे रत्न बिछा के सो सकते हैं। वो प्रारब्ध है, वो सभी को भुगतना होता है। तो सर, जैसा आपने कहा कि जो प्रारब्ध है उसको तो आपको भुगतना ही होगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि अगर तेज बारिश हो रही हो और आपने छाता लगा लिया, यानी कि कर्म अपने आप ने अच्छे कर लिए, लेकिन फिर भी पैर तो आपका भीगेगा, जूते तो आपके खराब होंगे, कीचड़ तो लगेगा। तो अगर आपने अच्छे कर्म कर लिए, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, या आपके पास कुछ पुराने ऐसे संचित कर्म है जो आपको बुराई की तरफ ले जा रहे हैं, अगर आप संभल जाते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे गुरु से आपको मार्गदर्शन मिल जाता है, तो आप बिल्कुल जैसे छाता इस्तेमाल करते हैं वैसे ही अच्छे कर्मों के साथ उस प्रारब्ध को थोड़ा सा बदल सकते हैं। हाँ, काफी हद तक आप बदल सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। और ज्योतिष की कई पुस्तकों में यही उदाहरण दिया गया कि ज्योतिष का जो ज्ञान है, जो एडवाइस है, वो एक छाता का ही काम करता है। जी, तो जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी दरअसल क्या है? ये एक विज्ञान है, ये अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई चीज है, या ये ईश्वरीय कोई देन है? देखिए, वेयर फिजिक्स एंड्स मेटाफिजिक्स स्टार्ट्स, ये जो है ना एक सुपर साइंस है जी। और साइंस कैसे है, जैसे हम शुरू से भी जानते रहे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को हमारे ब्रह्मांड में स्थिर किए हुए हैं। जब भी पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच और पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण का फोर्स है वो समुद्र में लहरें उठाता है। जी। एक और रिसर्च है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड होते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। हाँ। दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। और जिनका भी चंद्रमा कमजोर है वो सबसे ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन उनको आता है अमावस्या और पूर्णिमा के 2-3 दिन आगे और पीछे। जी। तो कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में घटनाएं हो रही है उनके अंश हमारे शरीर के अंदर भी है, तो वो प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। जीव की उत्पत्ति ही समुद्र में हुई थी और जो हमारे ब्लड के फ्लूइड हैं उनका कंपोजिशन समुद्र के वाटर के कंपोजिशन से है। तो यदि समुद्र में ज्वार आ सकता है इनके आकर्षण से, तो हमारे और अन्य जीवों के और पेड़ पौधों के जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ता है। आप ध्यान रखें, अपने पौधे यदि गार्डन में देखें तो पूर्णिमा के दिन फूल सबसे ज्यादा खिलेंगे और बड़े खिलेंगे जी, और दिनों की तुलना में, क्योंकि पॉजिटिव ऑरा रहता है। हाँ, तो उनके पास भी जो है ना वो ऑरा काम करता हूँ। जी जी जी। तो जैसा कि आपने अभी चंद्रमा का जिक्र किया, आपने ये कहा कि सबसे ज्यादा सुसाइडल जो केस होते हैं या एक्सीडेंटल केस होते हैं वो अमावस्या के आसपास ज्यादा होते हैं, और कई जगह कई फिल्मों में भी इस तरह से दर्शाया जाता है कि बुरी शक्तियां जो हैं उस दिन ज्यादा हावी रहती हैं। तो क्या चंद्रमा, मैंने ऐसा भी सुना है कि चंद्रमा माँ को कहीं ना कहीं रिलेट करता है, तो जिस व्यक्ति का चंद्रमा वीक है क्या उसका असर उनकी माँ के ऊपर भी पड़ता है? एकदम पड़ता है। जिनका चंद्रमा कमजोर होगा जी, उनको अपनी माताजी से भी कई बातों पे अनबन हो जाती है। उनके माताजी की तबीयत कई बार खराब होती है जी। इनकी अपनी मानसिक स्थिति में अच्छी नहीं होती है। चंद्रमा पेट का रीजन होता है तो इनकी पाचन क्रिया गड़बड़ होती है। चंद्रमा छाती का रीजन होता है तो इनको सर्दी, खांसी,
क्रोनिक रूप में कई बार होते रहता है। जी, तो चंद्रमा का पीड़ित होना व्यक्ति को कई तरह से प्रभावित करता प्रभावित करता है। तो अगर हम इसके बचाव की बात करें, मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब है और वो व्यक्ति इन सभी चीजों से जूझ रहा है, तो वो कैसे बाहर निकले? अगर वो मान लीजिए वो एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं करता है, वो किसी और धर्म में यकीन करता है, तो उसके लिए एक सिंपल सा कौन सा ऐसा उपाय हो सकता है जिससे वो व्यक्ति अपनी मानसिक अवस्था को भी सही करे और कहीं ना कहीं चूंकि माँ रिलेटेड है उससे, तो माँ की हेल्थ की भी वो चिंता कर पाए? है। देखिए, माँ की सेवा चंद्रमा को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय है। जी। मैं 2 महीना पहले मुझसे एक सज्जन मिलने आए थे, बोले मेरी माता पिता से मेरी बातचीत 8 साल से बंद है। हम कहे बातचीत बंद रखो, लेकिन जब आप सामने पढ़ो उनको प्रणाम करो, रात में 2 मिनट उनके पैर दबाओ। उन्होंने 2-3 महीना किया और 8 साल के बाद उनके माता पिता भी पटना आए थे उनसे मिलने के लिए। अच्छा। तो कुछ प्रभाव तो पड़ा, कोई रत्न मैंने उनको नहीं कहा। हाँ। उन्होंने सिर्फ माता पिता का जब मिले तो प्रणाम जो बंद कर दिया हुआ था उन्होंने उसको शुरू किया। जब कभी सामने पड़े रात में तो हम आप पैर दबा देते हैं। अच्छा। बातचीत नहीं हो रही लेकिन वो पैर दबा दे रहे थे। और अब उन्होंने बताया है कि उनकी बातचीत शुरू हो गई है। उनके माता पिता भी पटना आए भी थे, 2-4-10 दिन यहाँ पर रुके भी थे, अपना इलाज करने कर, मैं भी वरना वो आके गेस्ट हाउस में रुकते थे, बेटे के यहाँ नहीं रुकते थे। अच्छा। तो प्रभाव तो पड़ता है। दूसरा, चंद्रमा माँ पार्वती है और इसलिए शिव की पूजा, पार्वती की पूजा, रुद्राभिषेक, कुछ नहीं तो बेलपत्र, सफेद फूल, जल चढ़ाइए भगवान शिव को, चंद्रमा धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा। आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, चंद्रमा आपके अनुकूल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के जटा पर विराजते हैं, वहीं सुशोभित होते हैं, तो उनकी पूजा करने से शिव प्रसन्न होंगे और शिव के प्रसन्न होने से चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे। जैसे अभी आपने कहा कि माता पिता के साथ बच्चों का नहीं बनना आजकल ये बहुत ही कॉमन समस्या है। अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, करीब 20-25 साल पीछे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो एक रूटीन हुआ करता था हर एक फैमिली का कि बच्चा उठेगा और माँ बाप के चरण को छुएगा, कहीं जाएगा तो छू के जाएगा, आएगा तो नमस्ते करेगा। क्या ये इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने बनाया था? एकदम लाल किताब में सारी चीजें लिखी हुई है कि जो हमारे परंपराएं थी, जो एक परिवार के नियम थे, हम उससे कहीं जो फैमिली टूटते चला गया उसको हम लोग छोड़ रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव जो है इस रिलेशनशिप पे भी पड़ रहा है। बिल्कुल। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा सदस्य है जो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि चंद्रमा अगर उनका खराब होगा तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, सुसाइडल कई बार अटेम्प्ट करेंगे, तो ये सब चीज़ें अगर आपके अब माँ के साथ उनका नहीं बनना, तो ये अगर है तो कुछ नहीं करना है, बस माँ बाप की सेवा करनी है ना सर? तो अब हम आगे बढ़ें। अगर चंद्रमा खराब हो तो माँ से रिलेशन खराब हो जाता है, अगर सूर्य खराब हो तो? सूर्य पिता का कारक ग्रह है जी, तो जिस व्यक्ति का कुंडली है उसके लिए पिता से संबंधित बात है तो भी हम सूर्य को देखेंगे। और सूर्य भगवान विष्णु की जो कुंडली है, कालपुरुषी कुंडली बोलते हैं, उसमें पंचम ग्रह का स्वामी है, तो पुत्र भी, पहला संतान जो वो भी हम सूर्य से देखते हैं जी। तो यदि आपका सूर्य पीड़ित है तो या तो आपको अपने पिता से नहीं पटा है या आपको अपने बेटे से नहीं पटेगा। अच्छा। सूर्य राजसत्ता है। अच्छा। तो आप पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे तो वहाँ पर सफलता में दिक्कत होगी, यश फेम चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो वहाँ पे यदि सूर्य आपका पीड़ित है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सर, सूर्य को लेकर के एक और बात जो मुझे समझनी है अपने दर्शकों के लिए, कि कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कलंक लग रहा है, आपने कोई काम नहीं किया और दोषारोपण आपके ऊपर हो गया, तो कहीं ना कहीं सूर्य आपका पीड़ित है, क्या ये सच है? कोई जरूरी नहीं है जी। बदनामी ज्यादा जो देती है ना वो चंद्रमा देती है। अच्छा। चंद्रमा क्यों बदनामी देती है? देखिए कथा है इसके पीछे। चंद्रमा जो हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी से लेकर के रेवती तक, ये सभी उनकी पत्नियां हैं। अच्छा। और उनके गुरु थे बृहस्पति, तो बृहस्पति को कहीं जाना था कुछ ध्यान करने के लिए कुछ वर्षों के लिए, तो उन्होंने उनको कहा था कि मेरी पत्नी तारा यहाँ रहेगी, आप यहीं पे अध्ययन करोगे और इनकी देखभाल और सेवा करना। वो उधर गए, इन्होंने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी से संबंध बना लिया, उससे पैदा हो गया बुध। अच्छा। अब बृहस्पति जब लौट के आए तो उन्होंने कहा कि ये बालक कौन है, तो उनको बताया गया, तो बुध को ना उन्होंने अपना संतान माना है और चंद्रमा ने माफी तो मांग ली अपने पुत्र के लिए, लेकिन वो
तो चंद्रमा जो है लस्ट है, मन बहुत ही चंचल होता है और आप किसी को देख के किसी की तरफ मुड़ जाए तो बदनामी चंद्रमा देता है। लाल किताब में कम, लेकिन भृगु नंदी नारी जो साथ में ज्यादा चलती है वहाँ पे कहा गया कि चंद्रमा बदनामी का ग्रह है। अच्छा, तो अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो बदनामी भी बदनामी दे आपको सकता है, मिलेगी। हाँ। जो काम आपने नहीं किया उसका और दोष खास आपके ऊपर करके लग यदि जाएगा। चंद्रमा शुक्र के साथ बैठा हो तो ऐसे लोगों के कई रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, उनको बदनामी मिलनी ही मिलनी है। अच्छा, तो चलिए बात हुई है बृहस्पति की, बात हुई अभी सूर्य की, बात हुई चंद्रमा की। तो चंद्रमा तो हर 2 दिन पर ट्रांजिट सवा कर 2 दिन जाते हैं, पे हाँ चले जाते हैं, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब ये जो 2-3 बड़े ग्रह बदले हैं और आगे जो आने वाला महीना है, इसमें क्या लग रहा है कि क्या कुछ चेंजेस होने वाला है? जैसे कि ये कहा गया कि पिछली बार जब कोरोना आया था तो सूर्य इनके वजह से, बृहस्पति की वजह से वो लंबे समय तक एक बीमारी देखी गया। अब 8 साल रहने वाले हैं, तो क्या फिर हम वैसी किसी बीमारी से जूझने वाले हैं? देखिए, बृहस्पति एक राशि में 1 साल के लिए रहते हैं। अभी 15 मई को वो ऋषभ से निकल करके मिथुन में गए हैं। एक शुभ ग्रह है बुध भी और शुभ ग्रह है बृहस्पति भी, तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुध व्यापार का ग्रह है, बृहस्पति अभी अतिचारी योग में है, मतलब एक राशि में वो 1 साल रहते हैं, लेकिन अभी 6 महीना में ही वो चले जाएंगे, चेंज कर जाएंगे। हाँ। कर्क में जाएंगे 15 अक्टूबर को जी। और लगभग 80 दिन वो उच्च के रहेंगे। तो बृहस्पति सोना है, और अब देखिए जब से बृहस्पति अतिचारी योग में आए सोने का गोल्ड बढ़ गया है। हाँ। तो वो ग्रहों के प्रभाव उनके चाल से और राशि परिवर्तन से भी मिलता है। तो अब अगर हम बात करें कि आगे जो आने वाला समय है 2025 लोगों के लिए जो बचा हुआ वक्त है वो कैसा रहने वाला? क्या हम फिर कोई आपदा झेलने वाले हैं? क्या कोई किसी बड़ी बीमारी से जूझने वाले हैं, या सब कुछ अच्छा रहने वाला है? देखिए, ये तो हर व्यक्ति के अलग अलग लग्न होंगे, उनकी दशाएं होंगी, कौन ग्रह कहाँ बैठा है वो देखना पड़ेगा। हम एक देश के रूप में यदि हम भारत को लेते हैं जी, तो भारत के ऋषभ लग्न की कुंडली है और बृहस्पति अभी गया है उनके दूसरे भाव में, धन भाव में, और बुध के इसमें है, और उसकी नवम दृष्टि जो है 10वें भाव पे पड़ रहा। तो चाहे अमेरिका जितना तारीफ लगाने की कोशिश कर ले, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत कम पड़ेगा जी। अपना इनका देश और अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, जैसे लगभग जीडीपी का रेट अभी 6.5% चल रहा है, अच्छा। लगभग 7 के आसपास। अमेरिका का खुद तो 1.5% 2% के आसपास है। तो प्रभाव पड़ेगा, तो दूसरे देशों से फिर हम नए मार्केट खोजेंगे, और हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना स्ट्रांग है, और बृहस्पति चूंकि शुभ स्थिति में है इसलिए इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी भारत की बल्ले बल्ले है, भारत की बल्ले बल्ले। हाँ। इसलिए भी शनि 1 अप्रैल से भारत की कुंडली में लाभ स्थान में गया हुआ और बृहस्पति के घर में गया हुआ जी। तो राजयोग कारक ग्रह है, भाग्य और कर्म स्थान का स्वामी है शनि, और लाभ स्थान में गया हुआ है, तो वो शनि भी सपोर्ट कर रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को और व्यवस्था को। अच्छा, तो अब चलिए कुछ भारत की बात हुई है तो कुछ राजनीति की बात कर ली जाए। अब आज से राहुल गांधी और आरजेडी, मतलब जितने भी महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं, वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है कि कांग्रेस इस बार आरजेडी के साथ जो उनका अलायंस है और बाकी जो महागठबंधन के लोग हैं कैसा परफॉर्म करेंगे? देखिए, कांग्रेस की कुंडली तो मेरे पास है, लेकिन मैं उसके लिए अभी तैयार होकर नहीं आया हूँ देख करके, और राहुल गांधी की कुंडली भी है, और मैंने इलेक्शन के समय फेसबुक पे महीनों पहले डाला था कि इनका अब राजनीति से धीरे धीरे जो है वो अपने उतार की ओर जा रहे हैं, कद और नीचे हो जा रहा है। अच्छा। तो राहुल गांधी का भविष्य चूंकि उस परिवार से है, वो हमेशा वहाँ पर बने रहेंगे, ये सही है। इस चुनाव में उन्होंने अच्छा किया था कि अब जो उनकी दशाएं आ रही है और आने वाला है, मतलब उनका समय लगभग निकल सा चुका है। अच्छा। परिवार का जो प्रभाव है वो बना रहेगा, वो एमपी बने रहेंगे, लेकिन वो बड़े पद पे कहीं पहुंच पाएंगे इसकी संभावना मतलब उनके पिता के बाद की अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो एक छत्र जीत के बाद भी सोनिया गांधी नहीं बन पाई पीएम, जो भी वजह रही हो, और दोनों ही बार, जैसे पहले सोनिया गांधी नहीं बन पाई, उसके बाद अब लगातार कोशिश करने के बाद राहुल नहीं आ पा रहे हैं, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब राजीव गांधी के बाद फिलहाल कोई उस राज परिवार का ही मैं नाम लूंगी, क्योंकि अब राज परिवार ही है कांग्रेस एक तरह से, क्योंकि सब तो फैमिली मेंबर ही हैं,
तो राहुल जो है राजकुमार उसके, वो कभी भी अब पीएम की गद्दी पे नहीं बैठ पाएंगे। पीएम की गद्दी तो नहीं मिलने वाली है। अच्छा, प्रियंका गांधी के बारे में क्या ख्याल? उनकी कुंडली मेरे पास नहीं है। अच्छा, चलिए, बिना तो कुंडली के अगली बार जब करना हम उचित नहीं है। अगली बार जब हम बैठेंगे तो इस पर विश्लेषण करेंगे जी। कि प्रियंका गांधी का क्या कुछ होने वाला है। तो मैं और कुंडली चूंकि पढ़ने की कोशिश राहुल करूंगा। गांधी के अच्छे वक्त का हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर उनका अच्छा वक्त नहीं चल रहा है तो उसका मतलब ये है कि कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है विधानसभा चुनाव में। तो आगे जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि जो ज्योतिष शास्त्र है, हम उससे क्या कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, भविष्य की कौन कौन सी चीज जान सकते हैं, और ये कि क्या हम अपने पास्ट को भी जान सकते हैं। देखिए, आजकल जो एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसमें कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं पास्ट लाइफ पिंडी कर्मा के बारे में अध्ययन करने के लिए। उसमें एक सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग व्यक्ति लगे हैं वो डॉक्टर अर्जुन पाई हैं। ये हैं तो साउथ इंडिया के, लेकिन रहते हैं कनाडा में, और उनकी विद्वता अद्वितीय में उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में हैं सुनील जॉन साहब, वो भी आजकल पास्ट लाइफ पिंडी कर्मा का ही सिर्फ प्रेडिक्शन देते हैं, बाकी कंसल्टेशन नहीं करते, वो रिसर्च करके करवाते हैं। अच्छे, बहुत अच्छे बड़े विद्वान हैं ज्योतिष शास्त्र के। तो ये एक ब्रांच उभरता रहा है, लेकिन आम एस्ट्रोलॉजर्स को क्यों नहीं सीखते? क्योंकि लोग आते हैं अपनी कुंडली अपनी समस्या के लिए। ये देश विदेश की जो समस्या है या पूरे पॉलिटिक्स की समस्या, ये सब संहिता ज्योतिष का पार्ट होता था। तो जब राजा महाराजा का समय था तो कोर्ट एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, उनको प्रोटेक्शन मिलता था, सारा कुछ मिलता था। वो अब प्रश्रय है नहीं। तो कोई आदमी अपना पैसा 2-4 हज़ार रुपया एस्ट्रोलॉजर्स को देकर के देश के बारे में जानना चाहे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मुंडन एस्ट्रोलॉजी में रहा है और मेरे गुरु किरण राव साहब इसके मास्टरपीस थे, और मैं इंटरनेशनल अफेयर्स को बात करते रहा हूँ, चूँकि मैं सिविल सर्विसेज में था, तो इसलिए मैं करता हूँ। और बहुत सारे पार्टियों की कुंडली मुझे किरण राव साहब के डाटा बैंक से ही मिली है। अच्छा। तो उसके आधार पर मैंने कशिश न्यूज पर भी एक दिया था इलेक्शन से पहले कि कौन पार्टी कहाँ से क्या आ रही है। तो जिन नेताओं का है उनमें मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई थी। जी, तो ये देखिए, ये क्या है कि जो जितना स्टडी करेगा, जो जितना होमवर्क करेगा, वो उतने ही अच्छे नंबर से पास होगा। तो आप इसीलिए इतने अच्छे नंबर से पास किए, क्योंकि आप स्टडी करते हैं, आप स्पष्ट बोलते हैं। आपने कहा कि मेरे पास कुंडली नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे एस्ट्रोलॉजरों की हमारे देश में कमी है जो स्पष्ट बोले, क्योंकि कई ऐसी भ्रांतियां फैलती हैं। हालांकि हम अगले एपिसोड में उसके संबंध में बातचीत करेंगे। फिलहाल जो भी आपने जानकारी दी है, मुझे लगता है कि दर्शकों को इससे जरूर फायदा हुआ होगा, और जो मन में एक डाउट था एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, वो उनका क्लियर हुआ होगा। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। तो अब हम जो आपको जानकारी दिए अपने माध्यम से, हमने जो आपको जानकारी दी है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इतनी सारी भ्रांतियां हैं, इतने सारे डाउट्स हैं लोगों के मन में कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सर ने बताया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। अगली बार हम फिर इनके साथ बैठेंगे और फिर कुछ आपके मन का जो डाउट है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।